नमस्कार। कहानी संसार में आज प्रस्तुत है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी मनुष्यता का दंड। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। मास्को से लगभग 200 मील पश्चिम की ओर वियाज्मा के निकट जंगल में घने वृक्षों के मध्य एक बड़ी सी झोपड़ी बनी थी। इस झोपड़ी में एक छोटा सा रूसी परिवार रहता था। इस परिवार में केवल 3 प्राणी थे। एक प्रौढ़ वयस्क पुरुष जिसकी वयस 45 वर्ष के लगभग थी, शरीर का हृष्ट पुष्ट और बलिष्ठ, उसकी पत्नी जो लगभग उसकी समवयस्क ही थी, और इनकी एक कन्या जिसकी वयस 20 वर्ष के लगभग होगी। ये दोनों स्त्रियां भी खूब तंदुरुस्त थीं। पुरुष का नाम पाल लॉरेंस्की, स्त्री का नाम स्टेला और कन्या का नाम पोला था। दिसंबर की संध्या थी। अस्तासन सूर्य की सुनहरी किरणें आकाश में फैले हुए कुहरे को भेदन करने का विफल प्रयत्न कर रही थी। झोपड़ी में केवल 3 कमरे थे। एक बैठने उठने के काम आता था, एक स्त्रियों के सोने के लिए, दूसरे में पाल का बिस्तर था। झोपड़ी के पिछवाड़े एक शेड था जो भोजन पकाने और खाद्य सामग्री रखने के काम आता था। पाल अपनी पत्नी तथा कन्या सहित अंगीठी के सामने बैठा हुआ था। झोपड़ी में अंधेरा हो गया था, अतः स्टेला अपनी कन्या से बोली, पोला, चिराग जला ले। उफ, आज बड़ी सर्दी है, बाहर बर्फ गिरने लगी होगी। पोला ने चरवी का दीपक जलाया और झोपड़ी का द्वार खोलकर बाहर की ओर झांका। तत्पश्चात द्वार बंद करके कहा, बड़ा कोहरा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। यह कहकर वह पुनः अपनी कुर्सी पर आ बैठी। स्टेला जम्हाई लेते हुए बोली, न जाने इस प्रलयकारी युद्ध से कब छुटकारा मिलेगा। पॉल अपना पाइप मुंह से निकालकर बोला, इतने ही दिनों में घबरा गई? अभी तो असली युद्ध आरंभ भी नहीं हुआ। एक तो हम लोग ऐसी जगह हैं जहां हफ्तों को समाचार नहीं मिलता, इसी से जी और उबता है, लेकिन साथ ही हम लोग सुरक्षित भी हैं। पोला बोल उठी, मेरा चित्त जो चाहता है कि मैं मास्को चली जाऊं, वहाँ युद्ध के काम में कुछ सहायता करूं। तो क्या तू समझती है कि यहाँ हम लोग बेकार ही पड़े हैं? हम लोग यहाँ रहकर जो कर रहे हैं वह भी युद्ध की सहायता ही है। हाँ, परंतु जीवन बड़ा निरुत्तेजक है। कोई हलचल नहीं, कोई गर्मा गर्मी नहीं, मौसम भी ठंडा और हमारा जीवन भी ठंडा। कुछ भी हो, हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। पाल ने गंभीरतापूर्वक कहा और पाइप मुंह में लगाकर विचार मग्न हो गया। तीनों मौन बैठे हुए थे। तीनों की विचारधारा अलग अलग थी। पोला मास्को का कल्पित चित्र खींचकर उसमें विचरण कर रही थी और पाल सोच रहा था रूस और उसके भविष्य की बाबत। सहसा द्वार खटखटाने का शब्द हुआ। पाल चौंक पड़ा। उसने पाइप मुंह से निकालकर द्वार की ओर कान लगाया। कुछ क्षण पश्चात फिर वही शब्द। स्टेला बोली, इस समय कौन आया? पोला उठती हुई बोली, देखूं? परंतु पाल ने हाथ उठाकर कहा, ठहरो। पोला खड़ी रही। फिर वही शब्द, परंतु इस बार कुछ जोर से। पाल उठ खड़ा हुआ। उसने खूंटी पर लटकी हुई पेटी में से अपने पिस्तौल को निकालकर हाथ में ले लिया। तत्पश्चात द्वार के निकट पहुंचा। द्वार के पास एक छोटी सी खिड़की थी। खिड़की को खोलकर वह बाहर झांकते हुए पूछा, कौन? एक आपदग्रस्त मनुष्य। कृपा करके जल्दी द्वार खोल दो। पर तुम हो कौन? इस समय मैं केवल एक मनुष्य हूँ और मनुष्यता के नाते आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे शरण दीजिए, मुझे मौत के मुंह से बचा लीजिए। तुम तो जर्मन मालूम होते हो। इसके पहले मैं कुछ भी था, परंतु इस समय केवल एक मनुष्य हूँ और आपका दया पात्र, आपका शरणागत। तुम्हारे पास कोई अस्त्र है? हाँ, परंतु मैं उन्हें फेंक देता हूँ। यह लीजिए। यह बंदूक गई और यह पिस्तौल। बस अब मेरे पास कुछ नहीं है। पाल ने बंदूक और पिस्तौल फेंके जाने का शब्द सुना। स्टेला बोल उठी, यदि जर्मन है तो मरने दो, द्वार मत खोलना। पाल ने पत्नी को कोई उत्तर न दिया। वह द्वार खोलने लगा। स्टेला चिल्लाई, पाल, क्या करते हो? जर्मन दगाबाज पर विश्वास करते हो? वह इस समय जर्मन नहीं है, केवल एक मनुष्य है। यह कहते हुए पाल ने द्वार खोला। आगंतुक झटपट भीतर आ गया। पाल ने द्वार बंद कर लिया। जर्मन सर्दी के मारे कांप रहा था।
पाल ने अंगीठी के निकट कुर्सी रख दी और जर्मन से कहा, आओ बैठो। जर्मन लड़खड़ाता हुआ कुर्सी पर आ बैठा। पोला घृणा से मुंह बनाकर अपनी कुर्सी छोड़कर उठ खड़ी हुई और स्टेला को संकेत करके साथ लिए दूसरे कमरे में चली गई। जर्मन स्थिर दृष्टि से अंगीठी की अग्नि को देख रहा था। 10 मिनट तक दोनों मौन बैठे रहे। पाल अपना पाइप मुंह में दाबे जर्मन के मुख को ध्यानपूर्वक देख रहा था। ओह, किस बला की सर्दी है। लोग कहते हैं कि नरक में आग ही आग है। यदि नरक में इतनी सर्दी हो तो भी मुझे आश्चर्य न होगा। यह सर्दी आग से कम जानलेवा नहीं है। इस समय कहाँ से आ रहे हो? पाल ने पूछा। मैं मौत के मुंह से बचकर आ रहा हूँ। दोपहर की लड़ाई में हमारी बटालियन के प्रायः सभी आदमी या तो मारे गए या पकड़ लिए गए। मैं किसी प्रकार भाग निकला। सोचा था अपने पिछले मोर्चे पर चला जाऊंगा, पर आज इस कदर कोहरा रहा है कि मैं रास्ता न देख सका और भटक कर इधर आ गया। उफ, यदि आप न मिलते तो रात में यहीं कहीं सर्दी से ऐंठ जाता। कुछ गर्मी आ जाने पर जर्मन ने पहले अपने चमड़े के दस्ताने उतार डाले, उसके बाद रोएदार चमड़े का बड़ा कोट भी उतार दिया। कोट उतार वह इधर उधर देखने लगा। पाल ने उसका तात्पर्य समझकर एक और संकेत किया। वहाँ दीवार पर किसी पशु का सिर लगा हुआ था जिसके 2 बड़े बड़े सींग थे। जर्मन ने उठकर एक सींग पर अपना कोट टांगा और पुनः अपने स्थान पर आकर कहा, क्या मैं अपने आश्रयदाता का नाम पूछ सकता हूँ? पॉल लारेंस्की। पाल ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया। जर्मन ने अपने कोट की जेब से पाइप निकाला और एक रबर की थैली में से तंबाकू निकालकर पाइप में भरते हुए वह बोला, मेरा नाम फ्रेडरिक है। अंगीठी की आग से एक पतली लकड़ी के द्वारा पाइप सुलगाकर उसने पूछा, आप क्या यहाँ अकेले ही रहते हैं? हाँ फ्रेडरिक। क्यों? क्षमा कीजिएगा, मुझे ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए, परंतु उत्सुकता बस। यह युद्ध काल है फ्रेडरिक, पाल ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया। फ्रेडरिक बच्चों की भांति हंसता हुआ बोला, ठीक बात है। फिर मुंह बनाकर बोला, युद्ध बड़ी बुरी चीज़ है। युद्ध में मनुष्य नहीं रहता। पॉल ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ क्षण तक दोनों मौन रहे। पाल ने अपने पाइप की राख झाड़ते हुए कहा, हम लोगों के भोजन का समय हो गया है, आप भी खा लीजिए। वाह, मुझे भूख भी जोर की लगी है। बिस्कुट और सूखी रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया। पॉल ने पुकारा, स्टेला कमरे के द्वार पर आकर बोली, क्या है? खाना लाओ, यह हमारे मेहमान भी खाएंगे। फ्रेडरिक हंसता हुआ बोला, मैं बहुत भूखा हूँ बहन, इसका ध्यान रखना। स्टेला फ्रेडरिक को सशंक नेत्रों से देखती हुई चली गई। भोजन से निवृत्त होकर उठते हुए फ्रेडरिक बोला, ओह, बहुत मुद्दत के बाद स्वादिष्ट भोजन मिला। आप विश्वास कीजिए कामरेड पॉल, युद्ध क्षेत्र में केवल पेट भरा जाता है जिसे भोजन कहते हैं, उसकी तो वहाँ गंध भी नहीं होती। अब तो युद्ध बंद हो जाता तो अच्छा था। दोनों पुनः अंगीठी के पास बैठे और दोनों ने अपने अपने पाइप सुलगाए। पाल बोला, बिना रूस पर विजय प्राप्त किए आप लोग यह युद्ध कैसे समाप्त कर देंगे? कामरेड पाल, मुझे तो आशा नहीं है कि हम लोग कभी रूस पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। रूसियों के हृदय में देश प्रेम है, देश के लिए प्राण देने की भावना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि रूसी युद्ध कला जानते हैं। फ्रेडरिक ने यह बात इतने भोलेपन के साथ कही कि पाल को उसमें खुशामद नहीं वरन शुद्ध हृदयता दिखाई पड़ी। पाल बोला, परंतु क्या तुम्हारा भगवान हिटलर भी ऐसा ही सोचता है? क्या जाने, परंतु यदि अभी भी नहीं सोचता तो उसे आगे चलकर सोचना पड़ेगा। भाई, मेरा विचार तो ऐसा ही है, परंतु होगा क्या यह कौन जाने। क्यों कामरेड, भविष्य की बात कौन बता सकता है? आप लोगों से क्या कहा जाता है? बस यही कि लड़े जाओ, विजय निकट है। हर हिटलर के तो हमें कभी कभी दूर से ही दर्शन हो जाते हैं। हमें तो अपने निकट के अफसर से ही काम करना पड़ता है। केवल उसकी आज्ञा पालन करना ही हमारा धर्म है, जैसा कि प्रत्येक सैनिक का हुआ करता है। हर हिटलर के लिए जर्मनी का बच्चा बच्चा अपने प्राण देने के लिए सदैव तैयार रहता है, क्यों ना? हाँ, यह बात ठीक है। हम लोगों के लिए अंदर यही भावना भरी जाती है कि हिटलर के आज्ञा पालन करने में ही हमारे लिए सब कुछ है। परंतु कॉमरेड पाल, मनुष्य तो मनुष्य ही रहेगा, पशु नहीं हो सकता। मनुष्य के पास मस्तिष्क है, बुद्धि है, हृदय है। इनसे तो यह कुछ न कुछ काम अवश्य ही लेगा। नहीं लेगा? लेना तो चाहिए, परंतु जहाँ तक मैंने सुना है और देखा है, जर्मन सैनिक पशुवत व्यवहार करते हैं। देखिए कामरेड पाल,
युद्ध में जो कुछ होता है उसका उत्तरदायित्व तो सैनिक पर नहीं वरन सैनिकों का संचालन करने वाले अफसरों पर होता है। इस पर आप यह प्रश्न कर सकते हैं कि क्या तुम लोगों के अफसर पशु हैं? मैं कहूँगा नहीं, वे पशु नहीं हैं, केवल युद्धांत हो गए हैं। मैं आपसे इस समय ऐसी बातें कर रहा हूँ वह केवल इसलिए कि मैं इस समय युद्ध भावना शून्य हो गया हूँ। अन्यथा जब मैं युद्ध भावना से पूर्ण होता हूँ तो मेरा हृदय भी दया शून्य हो जाता है। युद्ध चीज़ ही ऐसी है। भोजन के साथ ली हुई शराब ने पाल की गंभीरता को कम कर दिया था। वह बोला, बेशक फ्रेडरिक, युद्ध बहुत बुरी बला है, परंतु इस युद्ध का सारा उत्तरदायित्व तुम्हारे विधाता हिटलर पर है। मैं राजनीति की पहेलियां नहीं हल कर सकता, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि इसका उत्तरदायित्व किस पर है। हाँ, इतना जानता हूँ कि रूस पर पहल हम लोगों ने ही की है और शायद युद्ध बंद करने में भी पहल हमारी ही ओर से होगी। अंतिम वाक्य फ्रेडरिक ने दांत निकालकर ऐसे मस्खरेपन के साथ कहा कि पाल भी मुस्कुराने लगा। पाल बोला, जर्मन होने के नाते आपके विचार बड़े स्वतंत्र हैं। सो तो इस बात को मेरे साथी सैनिक भी जानते हैं। मैं बात साफ ही कहता हूँ। बड़ी हंसी होती रहती है, कुछ लोग बुरा भी मानते हैं, पर मुझे इसकी परवाह नहीं। हाँ, अफसरों के सामने तो मैं अपने विचार प्रकट नहीं करता। हमारे अफसर बड़े बेढप होते हैं, अपने प्रतिकूल वे एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते। पाल फ्रेडरिक के कोट की बाह पर चिन्ह देखकर बोला, आप तो सार्जेंट मालूम होते हैं। हाँ, मैं सार्जेंट हूँ कामरेड। सहसा फ्रेडरिक की आंखें निद्रा भार से बंद होने लगीं। यह देखकर पाल बोला, आपको नींद आ रही है, सोना चाहिए। मैं बहुत थका हुआ हूँ कामरेड, फ्रेडरिक ने आंखें खोलकर कहा। पाल उठकर भीतर वाले कमरे में चला गया। स्टेला लेटी हुई थी। पोला अपने बिस्तर पर बैठी हुई विचारमग्न थी। स्टेला पाल को देखते ही बोली, क्या यह भेड़िया रात में यहीं रहेगा? और नहीं तो कहाँ जाएगा? भेड़िए को घर में रखोगे? इस समय वह भेड़िया नहीं रहा, इस समय वह केवल एक मनुष्य है। जर्मन और मनुष्य? क्या तुम मुझे इतना बेवकूफ़ समझती हो स्टेला कि मैं आदमी और भेड़िए की पहचान भी नहीं कर सकता? स्टेला मौन हो गई। पाल ने कहा, मैं ये कहने आया हूँ कि इस कमरे का द्वार भीतर से बंद कर लेना, और यह पिस्तौल धरा है, अब तो तुम्हें इत्मीनान रहेगा। और बाहर कमरों में जो हमारी बंदूकें, पिस्तौल और कारतूस की पेटी है, वे सब क्या वहीं रहेंगे? पोला बोल उठी, खाली एक पिस्तौल से क्या होगा? सब अस्त्र तो बाहर वाले कमरे में हैं और उसी कमरे के पास वह सोएगा। मैं भी तो वहीं रहूँगा। तो क्या तुम रात भर पहरा दोगे? इतनी दूर तक सोचने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मैं जाता हूँ। यह कहकर पाल शीघ्रतापूर्वक बाहर आ गया। उसने देखा फ्रेडरिक बैठा ऊँघ रहा था। उसने जाकर अपने बिस्तर के बगल में ही फ्रेडरिक का बिस्तर लगा दिया और उसके बाद फ्रेडरिक से कहा, आपका बिस्तर तैयार है फ्रेडरिक। फ्रेडरिक चौंक कर उठ खड़ा हुआ। प्रातःकाल सबसे पहले पाल जागा। उसने देखा कि फ्रेडरिक गहरी निद्रा में है। उसने उठकर अंगीठी की आग को और तेज किया और स्त्रियों के कमरे के द्वार पर जाकर उसे खटखटाया। पोला ने द्वार खोला। पाल अंदर गया। स्टेला अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। पाल उससे बोला, स्टेला काफ़ी बना लो, शायद हमारा मेहमान नाश्ता करके जाना चाहे। तो क्या उसे जाने दोगे? हाँ, क्यों? यहीं रखने का विचार है? कल तो उसको रात में ही निकालने के लिए तैयार थी। मेरा मतलब ये है कि उसे गिरफ्तार करके अपने फौजी अधिकारियों को सौंप दो। यहाँ से जाकर कहीं वह हमारे स्थान का पता। फिर वही अविश्वास। विश्वास करना सीखो स्टेला, जर्मन भी आखिर मनुष्य ही हैं। इसी मनुष्यता का परिचय दे रहे हैं। अरे तो सभी एक से थोड़े ही हैं। इतने में से कुछ तो ऐसे निकलेंगे जिनमें अब भी कुछ मनुष्यता बाकी होगी, और मेरे ख्याल से उन्हें थोड़े आदमियों में से यह भी एक है। खैर, उस पर नहीं तो मुझ पर विश्वास करो। मैंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। जल्दी नाश्ता तैयार करो। पाल पुनः बाहर आ गया और अपना पाइप सुलगाकर अंगीठी के पास बैठ गया। थोड़ी देर में फ्रेडरिक ने करवट ली। पाल ने पुकारा, फ्रेडरिक, सवेरा हो गया। फ्रेडरिक ने मुंह पर से कंबल हटाकर पहले इधर उधर देखा, तत्पश्चात ओ कहकर उठ बैठा। आंखें मलते हुए वह बोला, ओह, खूब सोया। थके हुए जो थे, पाल ने मुस्कुराकर कहा। फ्रेडरिक अपने जूते चढ़ाते हुए बोला, बहुत थका था। फ्रेडरिक भी पाल के पास आ बैठा। थोड़ी देर में नाश्ता तैयार हो गया। दोनों ने नाश्ता किया। इसके पश्चात दोनों पुनः अंगीठी के पास बैठकर बातें करने लगे। 1 घंटा और व्यतीत हो जाने पर पॉल ने फ्रेडरिक से पूछा, अब आपके क्या इरादे हैं? जैसे तुम्हारी आज्ञा हो। क्या मतलब? इस समय कायदे से मैं तुम्हारा कैदी हूँ।
खैर, उस बात को छोड़ो। मैंने कैदी की हैसियत से तुम्हें यहाँ नहीं बल्कि एक मनुष्य की हैसियत से एक मनुष्य को आश्रय दिया है। तो यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने पिछले मोर्चे पर चला जाऊँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। यदि यह बात है तो मैं आपका बहुत ही कृतज्ञ हूँ। आपने एक सच्चे मनुष्य जैसा व्यवहार किया है और मुझे आशा है कि तुम भी वैसा ही करोगे, पॉल ने कहा। निसंदेह प्राण भी चले जाएं तब भी उसके विपरीत नहीं करूँगा। तो आप जा सकते हैं, परंतु आपके अस्त्र जो आपने बाहर फेंक दिए थे अब बर्फ़ में दब गए होंगे। कोई चिंता नहीं, ऐसे ही चला जाऊँगा। यदि केवल एक पिस्तौल होता तो काफ़ी था। एक पिस्तौल? खैर, एक पिस्तौल मैं आपको दे दूँगा, बस काफ़ी है, थोड़ी दूर तक रास्ता। यह भी बता दूँगा। और कुछ? बस। कुछ देर में फ्रेडरिक चलने के लिए तैयार हो गया। पॉल ने उसे भरा हुआ पिस्तौल दिया और थोड़ा खाने को। फ्रेडरिक बोला, यह कुछ खाने को है, शाम तक वहाँ पहुँच पाओगे। धन्यवाद, आप बड़े दयालु हैं। अच्छा, चलो मैं तुम्हें रास्ता बता दूँ। पॉल ने अपनी बंदूक ले ली और जाने के लिए तैयार हो गया। चलते समय फ्रेडरिक स्टेला से बोला, बहन क्षमा करना, मेरे कारण तुम्हें कुछ असुविधा हुई। स्टेला मुस्कुराकर बोली, नहीं, असुविधा की क्या बात थी। पॉल और फ्रेडरिक दोनों चले। लगभग 1.5 घंटा चलने के बाद मुख्य सड़क दिखाई पड़ी। फ्रेडरिक बोला, बस अब आप लौट जाइए, मैं चला जाऊंगा। ये दोनों थोड़ी दूर आगे बढ़े होंगे कि सामने से जर्मन मोटर फौज का एक दस्ता आता दिखाई पड़ा। फ्रेडरिक जल्दी से बोला, कामरेड पॉल, आप जल्दी निकल जाइए, छिपते हुए जाइएगा। पॉल शीघ्रतापूर्वक वृक्षों की आड़ लेकर लौट पड़ा। फ्रेडरिक आगे बढ़ा। 10 मिनट में फौज का दस्ता उसके करीब आकर रुक गया। उनमें से 8-10 सैनिक बंदूकें लिए हुए उतरे। उनके साथ में एक अफसर भी था। अफसर के हाथ में दूरबीन थी। अफसर ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? फ्रेडरिक। किस बटालियन के हो? फ्रेडरिक ने नाम बताया। अफसर ने उसका नंबर पूछा, वह भी फ्रेडरिक ने बता दिया। तुम्हारे साथ दूसरा आदमी कौन था? कौतुक का फिर तीव्रता से प्रवेश। कोई तो नहीं था। कैसे नहीं? मैंने स्वयं दूरबीन से देखा, एक रूसी बंदूक लिए हुए था। फ्रेडरिक मौन रहा। अफसर साथ के सैनिकों से बोला, देखो उसे तलाश करो, अभी दूर न गया होगा। 10 सैनिकों की एक टुकड़ी अपनी बंदूकें संभाल कर दौड़ पड़ी। अफसर फ्रेडरिक से बोला, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। यह कहकर उसने पास खड़े हुए सैनिकों से संकेत किया। उन्होंने आगे बढ़कर उसे हिरासत में कर लिया। एक ने उसका पिस्तौल ले लिया। देखकर सैनिक बोला, यह तो रूसी पिस्तौल है। अफसर चौंक कर बोला, देखूं? पिस्तौल हाथ में लेकर अफसर बोला, यह तो निसंदेह रूसी है। तुमने इसे कहाँ पाया? फ्रेडरिक बोला, एक रूसी लाश से ले लिया था। अफसर ने पिस्तौल की मैगजीन खोलकर देखी, तत्पश्चात कहा, बिल्कुल भरा हुआ, एक भी फायर नहीं किया गया। मेरा ख्याल ठीक निकला, उसका यह प्रमाण है। ठीक बताओ, तुम्हारे साथ कौन था? फ्रेडरिक बोला, यदि आप ठीक जानना चाहते हैं तो वह था जिसने मुझे मृत्यु के मुख से बचाया, जिसने मुझ पर विश्वास करके मुझे अपने घर में आश्रय दिया। वह एक मनुष्य था और उसने मुझ मनुष्य समझकर मेरे साथ मनुष्यता का व्यवहार किया। ओह, मैं व्याख्यान नहीं सुनना चाहता। वह कौन है? उसका घर कहाँ है? अफसर ने कड़क कर कहा। फ्रेडरिक मौन रहा। जल्दी बोलो। फ्रेडरिक निरुत्तर था। नहीं बताओगे? कदापि नहीं, फ्रेडरिक ने दृढ़तापूर्वक कहा। तब तो यह खुली बगावत है। इसी समय सैनिकों की टुकड़ी लौट आई। उसमें से एक ने अफसर को सैल्यूट करके कहा, वह तो नहीं मिला, आगे घना जंगल है, उसमें छिप गया होगा और वह हम लोगों को देख गया है। अफसर ने पैर पटक कर क्रोध से दांत पीसते हुए कहा, फ्रेडरिक, तुम्हें 2 मिनट का समय दिया जाता है। उसके बाद एक सैनिक होने के नाते तुम स्वयं जानते हो। 2 मिनट व्यतीत हो गए। अफसर सैनिकों से कड़क कर बोला, फायरिंग स्क्वाड 5 आदमी। 5 सैनिक अलग अलग निकलकर एक कतार में खड़े हो गए। अफसर फ्रेडरिक से बोला, फ्रेडरिक, तुम्हें फ्यूहरर और नाज़ी सरकार के विरुद्ध बगावत करने के अपराध में मृत्युदंड दिया जाता है। तुम्हें कुछ कहना है? फ्रेडरिक दृढ़तापूर्वक बोला, मुझे कुछ नहीं कहना है। अफसर ने सैनिकों को संकेत किया। 2 सैनिकों ने आगे बढ़कर फ्रेडरिक का ऊपरी कोट उतार लिया। तत्पश्चात उसके दोनों हाथ पीछे बांध दिए। अफसर ने आकर फ्रेडरिक से पूछा, किसी को कोई संदेश देना है? फ्रेडरिक कुछ क्षण तक सोचकर बोला, हाँ, मेरी माता से कह देना। फ्रेडरिक को उसकी मनुष्यता के लिए मृत्युदंड दिया गया। अफसर दांत पीसकर बोला, इसकी आंखों पर पट्टी बांधो।
एक सैनिक ने रुमाल फ्रेडरिक की आंख पर बांध दिया। अफसर ने कहा, ले जाओ 50 कदम। 2 सैनिक फ्रेडरिक को 50 कदम की दूरी पर ले गए और उसे फायरिंग स्क्वाड की ओर मुंह करके खड़ा कर दिया और स्वयं उससे कुछ हट कर खड़े हो गए। अफसर बोला, तैयार। 5 सैनिकों ने अपनी अपनी बंदूकें सीधी करके फ्रेडरिक की ओर निशाना साधा। अफसर बोला, 1 2 3। 5 बंदूकें एक साथ छूटी और फ्रेडरिक की लाश भूमि पर लौटने लगी। इसे यहीं सड़क से थोड़ा हटकर दफन कर दो, कहकर अफसर अपने हाथों को झाड़ता हुआ मोटर की ओर बढ़ा। 4 सैनिकों ने फ्रेडरिक को उठाया। 2 सैनिक एक पीछे वाली मोटर से 2 फावड़े निकाल लाए और सड़क से हटकर वृक्षों के एक झुरमुट के नीचे फ्रेडरिक दफन कर दिया गया। पाल पास ही छिपा हुआ था। उसने यह सब अपनी आंखों से देखा। जब फौज की टुकड़ी वहां से चली गई तब वह फ्रेडरिक की कब्र की तरफ आया। कुछ क्षण तक मौन रहा। इसके उपरांत उसने एक मुट्ठी बर्फ उठाकर कब्र पर छोड़ते हुए कहा, कॉमरेड फ्रेडरिक, तुमने साबित कर दिया था कि तुम मनुष्य थे। तो ये थी विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी मनुष्यता का दंड। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।